जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो यहां से यूपीएससी ने कई सारे क्वेश्चंस लगातार कई सालों तक पूछ रहे हैं और अभी भी आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहेंगी क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो डेवलपमेंट हमेशा और हमेशा एक पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ में आता है। जिसकी इनकम ज्यादा होगी क्या वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर सकता है? और क्या यही लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है? क्या अपनी लाइफ आसान बनाना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है? सबसे खतरनाक अगर तुम आज के टाइम पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखोगे तो किसका है भाई? ईरान का है। इन सब चीजों को अगर तुम समझोगे तो शायद तुमको ह्यूमन डेवलपमेंट की जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो समझ में आ जाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये चैप्टर मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ा देना चाहिए। ये चैप्टर ऐसा है कि आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को दिखा दो, ये नॉलेज सभी के पास होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट और शायद इसीलिए फिलहाल अभी जो हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उसमें भले ही यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी ना पूछे हों, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपको मेंस के क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो यहां से यूपीएससी ने कई सारे क्वेश्चंस लगातार कई सालों तक पूछ रहे हैं और अभी भी आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहेंगी क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज का जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम मैं अगर आपके सामने लिखूं तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लोग डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के, लेकिन असल मायने में डेवलपमेंट क्या है उसको अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले डिफाइन करना होगा इन 2 टर्म्स को। अगर हम इनके बीच के डिफरेंसेस को नहीं समझ पा रहे हैं तो वी आर स्टैंडिंग नोवेयर और हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की फाइट को। क्या होता है इनका दोनों का मतलब? सबसे पहले तो हम इस लेक्चर में इसको डिफाइन करेंगे, बहुत डिटेल से डिफाइन करेंगे और ऐसा डिफाइन करेंगे कि तुमको एग्जैक्टली समझ में आएगा आज कि एनसीईआरटी जो है वो कैसे हम लोग को सिर्फ एक हिंट देता है, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि उस सरल से लाइन को पढ़ के हम बोलेंगे हाँ बहुत ही आसान लाइन है, इसको क्यों ही लिखा गया था, ये तो हमें पहले से ही पता है। लेकिन उसके अंदर की जो डेप्थ, लाइंस, इन बिटवीन द लाइंस के मतलब अगर तुम समझते हो और ना सिर्फ समझते हो बल्कि उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पर अप्लाई करके समझते हो, वो तुमको डिफरेंशिएशन आज देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर के थ्रू। अगला जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे उसमें है हमारे कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात, और इसके लिए हमारे पास में 4 पिलर्स की बात होती है। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोगों ने आखिरी के 2 चैप्टर्स में हम लोगों ने बड़े शानदार तरीके से एक तो नेचर एंड स्कोप की बात की थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते क्या हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब कि इंसान अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में कैसे परस्पर संबंध बना के रह रहा है, इसी के बेसिस पर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। और उस ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो इंसान है वो अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। मतलब कि सेंट्रल थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज ह्यूमन बीइंग्स along with the relationship of their surroundings। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब इंसानों की बात हम कर रहे हैं ना तो इंसानों के डेवलपमेंट की बात आएगी कि वो जिस हिसाब से ज्योग्राफी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उससे उनको फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है तो कितना फायदा मिल रहा है, कैसे फायदा मिल रहा है। इन सब चीजों को समझने के लिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर टर्म है, मैं तुम्हें आज समझाऊंगा कैसे। और ये जब हम 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 4 पिलर्स में आता है सबसे शानदार जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं सीप याद करना है कैसे। हम सबसे पहले समझते हैं यहां पर S स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। E रिप्रेजेंट्स इक्विटी। अगर इनके मतलब अभी नहीं पता है तो टेंशन मत लेना, आराम से सब समझाऊंगा। सेकेंड E रिप्रेजेंट्स एम्पावरमेंट एंड फाइनली दिस P रिप्रेजेंट्स प्रोडक्टिविटी। इन सब चीजों को अगर तुम समझोगे तो शायद तुमको ह्यूमन डेवलपमेंट की जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो समझ में आ जाए।
और इसी के साथ साथ तुमको यह भी समझ में आना चाहिए कि आखिरकार हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अगर उसको मेजर करना चाहते हैं तो उसको मेजर किन किन तरीकों से कर सकते हैं, जरा हम ये भी समझते हैं। तो हम यहां पर फाइनली इस चीज को भी पढ़ते हैं कि हाउ, या फिर अप्रोचेस लिखते हैं, अप्रोचेस फॉर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। एचडी से डिनोट कर रहा हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है। और यहां पर तुम्हारे सामने क्या होगा, यहां पर भी ऐसे ही 4 तरीके हैं। इसको डिफाइन करने के लिए तुम हमेशा याद रखना कि मेरे अंदर बहुत सारे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स आ चुके हैं, तो यहां पर IWBC के नाम से तुम याद करोगे इसको। हम सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर इनकम अप्रोच है। दूसरा हम बोलेंगे नहीं, यहां पर ना वेलफेयर अप्रोच होगी। इनकम और वेलफेयर के बाद हम बी से डिनोट करेंगे अपने एक बेसिक नीड को। यहां पर हम लिख लेते हैं बी स्टैंड्स फॉर बेसिक नीड एंड सी हियर स्टैंड्स फॉर कैपेबिलिटीज। इन सभी के अलग अलग आधार पर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। और मेजर एक्चुअल में करता कौन है, इसके लिए हमारा महान संस्था यूनाइटेड नेशन आता है। और यूनाइटेड नेशन, वैसे तो इस किताब में अगर तुम देखोगे तो एक ही इंडेक्स की बात की गई है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन तुमको यह बात जान के शायद हैरानी होगी कि यूनाइटेड नेशन का सिर्फ ये एक पैरामीटर नहीं है, उसके टोटल ऐसे 7 पैरामीटर्स हैं जो कि तुम्हारे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने में वो हेल्प लेता है। और हम अपने इस पढ़ाई को सिर्फ इस एक पैरामीटर पर डिपेंडेंट नहीं रखेंगे, हम इसके साथ के सातों पैरामीटर्स को देखेंगे, वो भले ही इस किताब में ना हो। और वो इसीलिए मैंने बोला था कि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये किताब तो क्लास 11th की है और बहुत पुराने डेटाज हैं इनके पास में। हम उन पुराने डेटा को सबसे पहले नए डेटा के साथ में अपग्रेड करेंगे और टोटल ऐसे 7 अलग अलग मेजरमेंट्स प्लान जो है ना, जिनसे यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछता है, उनको भी हम देखेंगे। तो हम यहां पर सबसे लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि आखिरकार हाउ वी आर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहां पर हम लोग मेजर करके ही देख लेंगे, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। और यहां पर इस ह्यूमन डेवलपमेंट के टोटल ऐसे 7 पैरामीटर्स हैं। अब उनको मैं वापस से यहां पर खिचड़ी नहीं पकाना चाहता हूं, तुमको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि कैसे आज का ये जो चैप्टर है वो आपके लिए अथाह इंपॉर्टेंट है और आप मिस नहीं कर सकते इस चैप्टर को। क्यों? क्योंकि यूपीएससी तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और शुरुआत में जैसा मैंने बताया कि दिस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू लर्न, टू नो अबाउट दीज थिंग्स। इनके बारे में पता करना बहुत जरूरी है। और इसी चीज के लिए हम लोग अपनी सबसे पहली फाइट की तरफ चलते हैं, जहां पर 2 शब्दों का इस्तेमाल हम लोग इंटरचेंजेबली कभी भी कहीं पर भी कर लेते हैं, बट दोनों का मतलब काफी अलग अलग है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अगर तुम अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ तुमको एक बेसिक डेफिनेशन बता दी गई है कि देखो यही तो है ग्रोथ और यही तो है डेवलपमेंट। बहुत सिंपल है। मैं तुमको थोड़ी बातें और समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ बड़े अच्छे एग्जांपल्स के साथ मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है, जरा तुम ध्यान देना कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं कि इंडिया का जीडीपी क्या भाई, ये तुम्हारे लिए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? देखो कहीं पर भी अगर तुम शब्द सुनो ग्रॉस, कहीं पर भी अगर तुम शब्द सुनो ग्रॉस, तो उसका मतलब तुम समझ लेना टोटल, टोटल या फिर ऑल, पूरा का पूरा। ग्रॉस मतलब पूरा सब कुछ। और यहां पर डोमेस्टिक का मतलब क्या है? डोमेस्टिक का मतलब यह है कि ऐसी चीजें, मतलब जो भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो एक डोमेस्टिक एरिया के अंदर में होना चाहिए। मतलब कि दिस मस्ट बी अंडर द ज्योग्राफिकल लिमिट्स। अगर तुम्हारा अगर ये तुम्हारे पास में एक छोटा सा अपना इंडिया का मैप मैं तुम्हारे लिए ड्रॉ कर रहा हूं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो तुमको क्या करना चाहिए?
ऐसा होगा थोड़ा। हाँ, तो तुम्हारे लिए सबसे सिंपल है कि इसके अंदर जितने भी लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सबको तुम काउंट करना स्टार्ट कर दो भाई, सब के सब। इस इसी का मतलब है क्या, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दीज रेंजेस, ये तुम्हारे लिए क्या होंगे, डोमेस्टिक। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं कि इसका मतलब होता है फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तीनों को कंबाइन करके देखो। फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि तुम ना 10 बार चीजें नहीं गिनोगे। जैसे मान लो तुम एक बाइक खरीदने जा रहे हो, एक स्कूटी खरीदने जा रहे हो, उस स्कूटी में तुमने बोला कि सर 2 टायर लगे हैं, टायर के बीच में एल्यूमिनियम का पूरा एक व्हील बेस है, तो व्हील बेस अलग से कंपनी परचेस करती है, टायर के लिए अलग से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके बाद सर जो वहां पर 3 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन लगते हैं उसको अलग से कंपनी प्रोक्योर करती है। जो उसका पूरी स्कूटी का चेसिस है, बॉडी है, वो अलग से प्रोक्योर करती है। जो उनके हेडलाइट्स हैं वो अलग से प्रोक्योर करती है। जो उसमें बटन्स लगे हैं वो अलग से प्रोक्योर करती है। उसके अलावा जितनी भी वायरिंग सिस्टम्स और वायर्स लगे हैं वो अलग से प्रोक्योर करती है। तो हम ये छोटे छोटे चीजों का उल्लेख नहीं करेंगे कि भाई वायर यहां से आया है, इतना इतने का वायर आया है, इतने का, ये सब नहीं। फाइनली एक स्कूटी जो बन गई वो क्या होगा, हमारे लिए फाइनल गुड होगा। उस फाइनल गुड में वो सारी चीजें अपने आप ही सम्मिलित हो जाएंगी। तो ऐसे हम फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज को, जो कि इस टेरिटरी के अंदर में प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्लीट ऐसे फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज को हम जीडीपी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, और कभी भूलना नहीं है इस चीज को। जीडीपी ये क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पर अगर तुमसे मैं बोलता हूं कि जीडीपी के बेसिस पर अगर इंडिया, एक बेसिक बेसिक चीजें मैं तुम्हें डिफाइन कर रहा हूं बस, कि जीडीपी की अगर हम बात करें तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, दीज आर नॉट रियल डेटा। मैं तुम्हें एक साल दे रहा हूं। मैं सबसे पहले बात करता हूं 2005 की, 2010 की, 2015 की, 2020 की, 2025 की और 2030 की। हमने लिखा यहां पर ना, हम सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि जीडीपी हमारे लिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। तो जीडीपी में हम लोगों ने बोला कि अगर हम इसको ट्रिलियंस में अगर लिखने की कोशिश करें, तो एक रफ आइडिया मैं तुम्हें सिर्फ दे रहा हूं कि 0.5 मान लेते हैं, यहां पर होगा कुछ, यहां पर हो जा रहा है मान लो 0.8, यहां पर हो जा रहा है 1.5, यहां पर हो जा रहा है मान लो कि 2.5, यहां पर मान लेते हैं हो जा रहा है 4 के आसपास, और 2030 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि 4.8 तक हो जाएगा, कुछ ऐसा है। हमें पता नहीं एग्जैक्टली, बस मैंने तुम्हें ये बता दिया। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है कि यहां पर यार देखा जाए अगर, तो साल दर साल हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और शायद इस बढ़ती का नाम जिंदगी, अरे नहीं रे, इस बढ़ती का नाम क्या है, ग्रोथ है। बढ़ती का नाम ग्रोथ है। ऑलवेज एंड ऑलवेज डू कंसीडर कि ग्रोथ जो है वो डिप भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहीं पर इस 2020 के जगह पर 2021-22 की अगर मैं बात करूं, 2021 की बात करता हूं, जब हम कोविड सिचुएशन से जूझ ही रहे थे, हमारी प्रोडक्टिविटी काफी कम हो गई थी, तो उस टाइम पर शायद ये फिसल कर 2.1 पर आ गया होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, 2021 में 2.1 था, अरे 2021 में 2.1 था। मतलब कि ग्रोथ कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। हर साल हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा इनके बीच में तो प्लस 0.3 का इजाफा है, यहां से तो हम देख रहे हैं प्लस 0.7 का इजाफा है, यहां पर देख रहे हैं तो प्लस 1.0 का इजाफा है, यहां पर देख रहे हैं तो प्लस 1.5 का इजाफा है, और फाइनली हम यहां देख रहे हैं तो प्लस 0.8 का इजाफा है। लेकिन हमने बोला कि जब 2020 से 21 तक आए ना, तो तुम्हारा एक डिक्रीज देखने को मिला, माइनस में 0.4 का, ये माइनस में भी आ गया। मतलब कि मैंने क्या बोला कि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं ऐसे ही आराम से जीडीपी वगैरह के तुलना में। और ये सिर्फ और सिर्फ हमें किसको डिनोट कर रहा है, दिस इज जस्ट डिनोटिंग द इकोनॉमिकल ग्रोथ। बट ऑलवेज डू कंसीडर कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को हम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करें, ऐसा सही नहीं है। हम इसको और बहुत अलग तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि हम बोल रहे हैं एजुकेशन, एजुकेशन के लेवल पर अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि 2010 में जो क्लास
ट्वेल्थ या 10th एंड 12th की बात करते हैं, या फिर हम क्लास 8 तक के या 8th के बियॉन्ड की बात करते हैं, जो हाई स्कूल और इंटर होता है, उनके अगर बच्चों के टोटल इनरोलमेंट की बात करें तो हम देखेंगे कि 2010 में कितना था भाई। एक नंबर ले लेते हैं मुश्किल से, मान लेते हैं कि ये अभी मिलियंस में है, तो यहां पर हम ले लेते हैं 2 मिलियंस इनरोलमेंट है। हम इस तरीके से अगर 2015 की बात कर लें तो हो सकता है ये 2.2 मिलियंस आ गया हो। इसी प्रकार से अगर हम 2020 की बात कर लें, कोविड के सिचुएशन में धक्का लगने के कारण ये 1.5 मिलियंस पर आ गया हो। 2025 की बात करें, नाउ यू कैन सी कि दिस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ जो है वो हर बार कभी बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है। नॉट जस्ट एजुकेशन, बल्कि आप यही सिमिलर चीज कहां लगा सकते हो बेटा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी लगा सकते हो। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की भी बात कर सकते हैं हम लोग हेल्थ सेक्टर ग्रोथ की भी बात कर सकते हैं। बट ऑलवेज एंड ऑलवेज यू नीड टू मेंशन दिस कि जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है ग्रोथ, और ग्रोथ चूंकि क्वांटिटेटिव टर्म है और इसीलिए तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है। और साथ ही साथ हम इसको डेवलपमेंट से कैसे हम कनेक्ट कर पाएंगे? इस मल्टीपल डायमेंशंस में अगर मेरे को डेवलपमेंट चाहिए तो मैं क्या देखूंगा कि यार देखो यहां पर ना जीडीपी बढ़ तो रही है, मतलब ओवरऑल अगर मैं 2005 और 2030 का डेटा कभी आने वाले समय पर देखूंगा तो मुझे दिखेगा यार ये तो बहुत ही शानदार ग्रोथ है। लेकिन क्या ये ग्रोथ इज द ग्रोथ एकंपनीड बाय द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट जो है वो तुम्हारे लिए एक क्वालिटेटिव टर्म है। क्वालिटेटिव टर्म का मतलब है कि यहां पर तुम्हारे क्या लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े? क्या जो इस देश का सबसे गरीब तबका था, क्या वो आज इंपावर्ड फील करता है? क्या उसके जेब तक पैसे पहुंचे हैं? क्या उसकी इनकम पहले की तुलना में बढ़ी है? क्या उसके लिए लाइफ रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी बढ़ी है? क्या उसके लिए सर्विसेज को एक्सेस करना अब ज्यादा आसान हो गया है? क्या अब उसके लाइफ में एक अच्छी डिग्निटी मौजूद है? यह है बेटा क्या? डेवलपमेंट। तो ऐसा कहा जाता है कि दिस इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट ऑलवेज लीड विथ डेवलपमेंट। It might be possible कि along with this growth, we can also see the development among various sections of the society, but it is not always true. कई बार ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ तो आ रहा है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है, देखो नंबर्स तो बढ़ रहे हैं ना। नंबर्स हो सकता है कि हमारे पास में जो टॉप 100 इंडस्ट्रियलिस्ट हों उनके जेबें गर्म हो रही है, भाई साहब भयानक पैसे कमा रहे हैं, बट जो सबसे गरीब तबका है इस समाज का, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम बोल रहे हैं कि इस ग्रोथ से हमें क्या देखने को मिल रही है? इनइक्वालिटी। और शायद दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। यह डेवलपमेंट का परिभाषा ही नहीं है। देखो हमेशा याद रखना कि जब भी हम बात किसकी करेंगे, जब भी हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हमेशा और हमेशा एक पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ में आता है। क्या मतलब है इस बात का? पॉजिटिव कॉनोटेशन का मतलब ही यह है कि हमेशा जो तुम्हारा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। हां, यह बात बिल्कुल सही है कि डेवलपमेंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का नाम ही एक पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ आया। तुम ये नहीं बोल सकते यार समाज पीछे जा रहा है लेकिन वो डेवलप हो गया, नहीं बोलोगे ना। डेवलप हो रहा है इसका मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है। हां, अच्छा होने का रेट चेंज हो सकता है, अच्छा होने का रेट कम हो सकता है, बढ़ सकता है, कोई तेजी से बढ़ रहा होगा, कोई धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, लेकिन अगर डेवलपमेंट है तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में एक क्वालिटेटिव टर्म है। क्वालिटेटिव टर्म है। अगर मैं तुम्हें अब इन सभी जगहों पर मैं तुम्हें दिखाऊं कि अब इसमें डेवलपमेंट का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें पहले इकोनॉमिक सेक्शन में दिखाया, लेकिन अगर मैं तुमसे अब फिर से वही बात करूं कि अगर इस चीज को मैं एजुकेशन से एम्पावर करूं, तो एजुकेशन में अगर मैं ये देखता हूं कि नहीं जो पहले इनरोलमेंट थे वो तो बढ़े हैं, नो डाउट अबाउट इट, या फिर इनरोलमेंट कभी कम भी हुए हैं, लेकिन इसमें अगर मैं अब तुमसे एकदम डीपली जाके पूछ लूंगा कि अच्छा ये तो चलो समझ में आ गया, लेकिन इसमें जो गर्ल चाइल्ड पार्टिसिपेशन है
गर्ल चाइल्ड पार्टिसिपेशन, क्या इसमें इजाफा हुआ है? क्या अब ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं क्या? क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा एक बहुत ही कॉमन नोशन है कि हम ना, अगर पुरुषों को पढ़ाते हैं ना, अगर हम लड़कों को पढ़ाते हैं, तो वी आर जस्ट मेकिंग वन पर्सन एम्पावर्ड। लेकिन अगर हमने एक बच्ची को पढ़ाया, एक महिला को पढ़ाया, एक लड़की को पढ़ाया, तो वो आगे चल के ना सिर्फ खुद पढ़ती है, बल्कि वो अपने पूरे परिवार को भी पढ़ाती है साथ में साथ। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लड़के लोग जो है वो अपने परिवार को नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम देखोगे जो घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, वो महिलाओं तक आती है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो जायज सी बात है, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि उनके बच्चे पढ़े लिखे ही होंगे। उनको एक अच्छा डिसीजन देने का और एक अच्छा डिसीजन लेने का एम्पावरमेंट वो उसकी मां बचपन से ही ट्रेन करेगी। पिता चूंकि पैसे कमाने में व्यस्त होता है, उसके पास इतना समय नहीं होता है। वो मेरे फादर के साथ भी वही सिचुएशन है, और तुम में से भी ज्यादातर लोगों के फादर के साथ में सेम सिचुएशन होगा। तो पढ़ाने वाली मां ही है, अगर वो पढ़ी हुई है ना, तो वो पूरी जनरेशन को पढ़ा देगी। लेकिन अगर उसके पास ही इलिटरेसी है, तो अगर उस मां को ही एबीसीडी नहीं आती है, 1 2 3 4 नहीं आता है, तो क्या होगा? उसके बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए गर्ल चाइल्ड पार्टिसिपेशन इन द एजुकेशन फील्ड इज अटमोस्ट प्रायोरिटी, बहुत प्रायोरिटी है, स्पेशली इन द सोसाइटीज लाइक इंडिया, जहां पर लड़कियों को 10 से 12 सालों में, आज के डेट पे भी बता रहा हूं मैं, आज भी ऐसा सिचुएशन है कि 10 से 12 साल की बच्चियों की शादी हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि भाई इनकी शादी अगर कर देंगे ना, तो यार बोझ कम हो जाएगा। इसको अभी दिन रात खाना खिलाना पड़ता है, कपड़े लत्ते पहनने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मतलब बेटियां आज भी बोझ हैं। हो सकता है समाज आगे बढ़ गया हो, समाज डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी भी इस डेवलपमेंट की सब्जेक्टिविटी पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं हम। ये डेवलपमेंट होगा, ये ग्रोथ है, लेकिन ये डेवलपमेंट है। अब बात समझ में आ रही है क्या? और तुम ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर लो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अगर तुम बात करो कि सर पहले पहले कैंसर के लिए वैक्सीन की अगर हम बात करते थे, एक भी नहीं थे सर। आज के डेट में अगर देखो सर, तो कार्टिसेल थेरेपी के साथ साथ पता नहीं कितने सारे थेरेपीज आ चुके हैं। नेक्स्ट कार 19 थेरेपी हमारे इंडिया की खुद की अपनी बनाई हुई है। तो ये तो सर बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है। लेकिन क्या इस इलाज का, क्या इस दवाई का इस्तेमाल इस देश में मौजूद हर एक इंसान बराबर तरीके से कर सकता है क्या? यह निर्धारित करेगा डेवलपमेंट। तो तुमको ये बात अब हर जगह समझ में आ जाएगी, है ना? हर जगह तुमको समझ में आएगी कि अच्छा, हेल्थ सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, या इकोनॉमिक सेक्टर में, या फिर हम एजुकेशनल सेक्टर में कहीं पर भी बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ विल ऑलवेज टेल अस द नंबर्स, बढ़ा कि घटा, लेकिन डेवलपमेंट विल एक्चुअली मेक यू एम्पावर्ड। वो तुम्हें ना फील कराएगा यार कि अरे यार, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट हुए हैं। और इन्हीं सब बातों को पहले लोग मानते नहीं थे यार। पहले लोग को क्या लगता था पता है? उनको लगता था यार जीडीपी कैलकुलेट कर लो। मतलब पहले के लोगों का सोच ये था कि यार जीडीपी इज बाउंड टू बी फॉलोड बाय डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इज बाउंड टू बी फॉलोड बाय द डेवलपमेंट पार्ट। अगर तुम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग द डेवलपमेंटल पार्ट। लेकिन यहीं पर वो गलत हो गए। इसीलिए हमारे दो महान दो नाम मैं लिखना चाहूंगा यहां पर। एक है हमारे पास में महबूब उल हक, और एक बहुत ही फेमस पर्सन जिनके बारे में तुम सब लोग जानते होंगे, वो हैं अमर्त्य सेन। इन दो लोगों की ना बहुत शानदार तारीफें की जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट का डेफिनेशन बदला, लोगों को आईना दिखाया कि भैया जो तुम डेवलपमेंट के नाम पर ग्रोथ गिने जा रहे हो ना, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं आएगी। डेवलपमेंट आएगा जब एक इंसान फ्रीडम महसूस करेगा, जब उसको इस लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस लेने का फ्रीडम होगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा। यह है असली डेवलपमेंट। ना कि तुम बताओ कि पहले इंसान की जेब में 100 रुपए हुआ करते थे, अब 120 रुपए है, तो भैया ये हो गया डेवलपमेंट। नहीं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है।
डेवलपमेंट तब होगा जब उसका पार्टिसिपेशन हम पॉलिटिकल पार्टीज जैसे सिचुएशन में या फिर वोटिंग सिचुएशन में उसको हम इंपावर्ड फील कराएंगे कि उसका वोट जो है वो काउंट होता है। ये है डेवलपमेंट। तो यूजुअली क्या है कि अमर्त्य सेन ने बोला कि भाई देखो, हम लोग बहुत सिंपल सी बात करते हैं। इन्होंने बोला कि यूजुअली जो मतलब लाइफ है ना, ये लाइफ हमेशा नंबर्स पर नहीं चल सकती है। नंबर्स पर नहीं चल सकती, इसका मतलब है कि हमें देयर कैन बी सम अलग डेफिनेशंस ऑफ इट। तो यहां पर इन्होंने बोला ह्यूमन के हम बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में बात कर सकते हैं। तो अमर्त्य सेन ने सबसे पहले क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई देखो, हम बात करते हैं कि व्हाट कैन पीपल एक्चुअली डू, वो क्या कर सकते हैं और हम उनको कितना करने देते हैं। कितना कर सकते हैं मतलब कि अपने लाइफ में वो कितना बड़ा अचीव कर सकते हैं और उसके लिए हम उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। दिस वुड बी द एक्चुअल डेवलपमेंट। तो और ये महबूब उल हक जो हैं, ये हमारे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं। और अब वैसे तो देखो काफी मतभेद हैं हमारे दो देशों के बीच में, लेकिन ये एक पर्सन ऐसे हैं महबूब उल हक जिनको पूरी दुनिया इज्जत सम्मान की नजरों से ही देखती है। और ये वही पर्सन है जिन्होंने अमर्त्य सेन के इस विचार को एक ऐसे फॉर्मूला में बदल दिया जिससे कि आज के दिन में पूरी दुनिया ह्यूमन डेवलपमेंट को काउंट करती है। मतलब अमर्त्य सेन का थॉट है, मतलब अमर्त्य सेन इज मोर लाइक अ फिलोसॉफिकल गाइड कि यहां पर यार हम लोग को ना फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें, फ्रीडम ऑफ बीइंग फीलिंग एम्पावर्ड, वो कुछ कर सके, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ये सारी चीजें अमर्त्य सेन की बात है। लेकिन उसको डिवाइस करना कि हम जब भी किसी एक पर्टिकुलर देश का ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसको करेंगे कैसे, ये किसने दिया है? ये दिया है महबूब उल हक ने। ये महबूब उल हक साहब ने बेसिकली बोला कि भाई देखो, मैं तो सिंपल दिशा में तुम्हें बता सकता हूं कि यहां पर अगर हम किसी भी इंसान को, अगर उसको हेल्थ फैसिलिटीज दे दें, अगर हम उसको एजुकेशनल फैसिलिटीज दे दें और साथ ही साथ हम एक तीसरे नंबर पर उसको हम रिसोर्सेस को एक्सेस करने का मौका दे दें, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेशन है। हम इसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट को भी काउंट कर सकते हैं। किस देश में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको भी हम काउंट कर पाएंगे। तो मोटा मोटा ये विचारधाराओं में दोनों के अंतर है। और मैं चाहूंगा कि आज आप एक बार अमर्त्य सेन की फोटो जरूर देख लें, क्योंकि मुझे लगता है कि नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होता है, बट दे हैव नेवर सीन दिस पर्सन। उनको पता नहीं है कि ये कौन है, कैसा दिखता है, कौन है ये। तो थोड़ा पढ़ना है इनके बारे में भाई, ये सब लोग दिग्गज हैं अपने लिए, इनके बारे में समझना, पढ़ना, जानना बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने बेसिकली दे बोथ हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कि इनका कहना था कि देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिकली किन किन चीजों पर डिपेंडेंट होगा। जैसे कि हमारे यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, हमारे इस देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ जज होगी हमारे पुअर एजुकेशन सिस्टम से, या फिर हम सिंपल समझते हैं एजुकेशन सिस्टम कितना इंप्रूव हो चुका है। क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर होगी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से। ये डिपेंडेंट होगी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं कि हम लोगों ने कितना इंपोर्ट किया है और कितना एक्सपोर्ट किया है, और हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर। साथ ही साथ हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास में बजट का डेफिसिट आ रहा है क्या। बजट का डेफिसिट समझ में आ रहा है क्या? बजट का डेफिसिट है क्या अपने पास में? ऐसा तो नहीं है कि गरीब लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, उनके लिए कुछ है ही नहीं और दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्राइस राइज का सिचुएशन तो नहीं है, कहीं इन्फ्लेशन ज्यादा तो नहीं हो रखा है जो कि बियॉन्ड पुअर रीच है? क्या सब कुछ
गरीबों के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है? क्या हमारे पास जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए सभी संसाधन सही तरीके से मौजूद हैं क्या? या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं कि क्या हमारे यहां पर जेंडर इक्वालिटी है क्या? और न जाने और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने तुम्हें कुछ कुछ चीजें बताने की कोशिश की हैं सिर्फ, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सभी चीजों से जज की जा सकती हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर जरा हम लोग अब इतनी बातें जब समझ चुके हैं तो यहां पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें और समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स डिफाइन कि यहां पर 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्या है। इसके बाद अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम कुछ अप्रोचेस की बात कर रहे हैं जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे आखिरकार हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम आखिरकार किन किन अप्रोचेस से मेजर करें, उसके लिए काफी सारे पैरामीटर्स हमारे सामने आते हैं। एक एक करके हम जरा उनको देखते हैं। हम लिखते हैं यहां पर अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहां पर एक चीज का बड़े अच्छे से ध्यान देना तुम लोग कि ये सिर्फ अप्रोच बता रहा है। अगर हम इस टॉपिक को समझ लेंगे तो अगला जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैसे मेजर करना है उसको तुम्हें समझना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी कि यहां पर इसको याद करने का जो हमारे पास में ट्रिक है कि मेरा खुद का WBC। तो चार अप्रोचेस हमें देखने हैं। सबसे पहला अप्रोच हम लोग स्टार्ट करते हैं, इनकम बेस्ड अप्रोच की हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने जो है वो है इनकम बेस्ड अप्रोच। इनकम बेस्ड अप्रोच क्या मतलब है कि देखो, बहुत सिंपल सी बात है, बड़ा ही जनरल कॉमन सेंस तुम लगाओगे तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। जिसकी इनकम ज्यादा होगी, क्या वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर सकता है? और क्या यही लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है? क्या अपनी लाइफ आसान बनाना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है? बिल्कुल है। तो आखिरकार तुम सोचो कि एक समय में तुम्हारे सामने एक 10,000 रुपए महीने की नौकरी थी। अब तुम्हारा प्रमोशन हुआ, तुमने कुछ नए स्किल्स हासिल किए, अब तुम 10 नहीं 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो। एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं तुम्हारी इनकम जो पहले 10,000 थी अब वो महीने में 20,000 आती है। क्या तुम अब और कुछ नई चीजें अफोर्ड कर सकते हो? बड़े दिन से तुमने सोचा होगा कि सर मतलब ऐसे स्कूटी नहीं थी कभी मेरे पास, अभी तक साइकिल से चल रहा था मैं तो, लेकिन 20,000 आ रही है तो एक स्कूटी उठा सकते हैं, थोड़े पैसे की हेल्प मिल जाएगी मुझे, बाकी 5-6 हजार रुपए की EMI बनेगी, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया हम उससे वो एक कैलकुलेट कर लेते हैं। या फिर पहले सर हम वो कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करते थे, सर एक मल्टीमीडिया हैंडसेट लेने की थोड़ी थोड़ी हिम्मत तो आ रही है, उसके 2-2.5 हजार रुपए का पर मंथ EMI जाएगा, तो 20,000 रुपए में से 2.5-3 हजार रुपए तो उधर इन्वेस्ट कर ही सकता हूं मैं। इनफैक्ट आप क्या देख रहे हो कि तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एकदम से बढ़ गया। या फिर मैं यूं बोलूं कि अब तुम खर्च करने के लिए अपनी इच्छाओं को थोड़ा बढ़ा सकते हो। क्या ये बोल सकते हैं? तो क्या इस बात से यह फैसला किया जा सकता है कि जैसे जैसे तुम्हारी इनकम लेवल बढ़ेगी तुम्हारा फ्रीडम बढ़ेगा? ये फ्रीडम क्या है? फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे चॉइसेस के सिलेक्शंस। मतलब कि तुम्हारे सामने जितने भी चॉइसेस हैं तुम उनमें से किन किन चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुमको मन तो होगा कि सर मुझे मन है एक बहुत आलीशान घर में रहने का, हमें ना एक बहुत बढ़िया सा फोन चाहिए सर, हमें एक बहुत बढ़िया सा बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, हमें जमीन खरीदना है, कुछ भी हो सकता है। जो भी तुम्हारी नीड्स हैं, जो भी तुम्हारा बेसिक एम्पावरमेंट है, ये फिर तुम बोलो कि सर एक बहुत बड़ा जमीन हो जहां पर मैं खूब सारे पेड़ लगाऊंगा, सर इन्वायरमेंट बचाना चाहता हूं। इन सब चीजों के लिए तुमको क्या चाहिए? पैसे चाहिए भैया, पैसे। और अगर पैसे सोचो तुम्हारे पास में ना मिल रहा, अगर ये पैसे तुम्हारे पास में ना हो तो तुम अपने इन चॉइसेस को कभी मतलब फील ही नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे सामने चॉइसेस को अगर देखा जाए तो हम क्या ये बोल सकते हैं इस सेक्शन में एक बहुत ही छोटा सा फंडा अगर तुमको रियलाइज हो जाए कि जैसे जैसे हम ये बोल सकते हैं कि लेवल ऑफ इनकम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ फ्रीडम। लेवल ऑफ फ्रीडम ये बोल सकते हैं कि नहीं? तुम खुद सोचो, तुम्हारी फ्रीडम बढ़ जाएगी कि नहीं? तुम्हारे 10 से 20 से 50 हजार रुपए महीना हो गए तुम्हारी सैलरी, सोचो तब
फिर तो तुम्हारे पास में और भी तुम फ्रीडम के साथ में खर्च करोगे, बोलोगे सर अभी तक तो स्कूटी के लिए सोचता था, अभी 50,000 रुपए है तो सोच रहा हूं कि सर थोड़ा सा मतलब अभी स्कूटी के साथ साथ थोड़ा और, या फिर चलो 50,000 में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मान लेते हैं कि तुम्हारी अगर सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, तो 1 लाख रुपए के आसपास में अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि सर लगता है कि मतलब अब 2 पहिया से 4 पहिया पर आने का समय हो गया है। तो हम जो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर तक पहुंच जाएंगे आराम से, और थोड़ी बहुत ईएमआई वगैरह, क्योंकि आज के टाइम पर ईएमआई का जमाना है ना, इसलिए मैं बार बार ईएमआई ले रहा हूं कि भाई कार तो आएगी इसे 9-10 लाख रुपए की कम से कम, या तो 6-7 लाख की तो मिनिमम आएगी ही आएगी। तो 6-7 लाख रुपए इकट्ठा थोड़ी तो मिल जाएगा। तो ये भी नहीं कि 6 महीने कमाओगे 6 लाख इकट्ठा करोगे कार खरीद लोगे, ऐसा भी नहीं भाई, बाकी खर्चे भी तो हैं तुम्हारे। तो वही चीज है कि बेसिक चीजें भाई, पहले तुम जैसे मान लो कि अभी सबसे सस्ता कपड़ों का ब्रांड कौन सा है यार, अगर तुम्हें अच्छे कपड़े भी लेने हैं, थोड़े स्टाइलिश से लेने हैं, फंकी से लेने हैं, जूडियो चले जाते हैं लोग। तो जूडियो ना जाके अब तुम बोलोगे सर अभी तो थोड़े पैसे हैं सर, पैंटालून चला जाता हूं, या फिर मैं सर लाइफस्टाइल चला जाता हूं, या फिर जो भी उस लेवल ऑफ कैटेगरीज में आते हैं, है ना। पहले तुम 100-200 रुपए की टी शर्ट पहन रहे थे, अब तुम 300-400 रुपए की टी शर्ट पहन सकते हो। हर एक बेसिक से बेसिक नीड्स में, पहले तुम वो 10 रुपए वाले टूथब्रश से तुम इस्तेमाल करते थे, अभी तुम्हें लगा कि नहीं नहीं अभी तो 35-40 रुपए वाला टूथब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत लॉजिकल चीजें हैं ना, पहले की तुम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी तुम अपने बदलाव देखोगे। शूज की क्वालिटी, मतलब पूरे लिविंग स्टैंडर्ड तुम्हारा इंप्रूव होगा। इसीलिए मैंने बोला कि जैसे तुम्हारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा वैसे तुम्हारा फ्रीडम बढ़ेगा, और फ्रीडम बढ़ेगा तो मतलब तुम अपने चॉइसेस को ज्यादा अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से तुम उसको ले सकते हो, हासिल कर सकते हो। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको क्या, इनकम बेस्ड अप्रोच। इसमें बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल का जो भी लेवल ऑफ इनकम है हम उसको बढ़ाते रहते, और उसके बेसिस पर हम लोग मेजर करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कंट्री का, इस पर्टिकुलर रीजन का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज थी, है ना। दूसरा जरा हमारे पास जो अप्रोच आता है, दूसरा अप्रोच जो आता है वो आता है वेलफेयर बेस्ड अप्रोच। वेलफेयर बेस्ड अप्रोच। इस वेलफेयर बेस्ड अप्रोच की जब भी तुम बात करोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि देखो वेलफेयर का मतलब तुम्हें पता होगा, यहां पर जो सरकार, मतलब कि जो इंसान है, मतलब कि जो सिटीजन्स हैं, वो सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इज बेसिकली अ पैसिव रिसीवर ऑफ बेनिफिट्स। और उनको ये बेनिफिट्स देता कौन है? सरकार। सरकार इज द प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेस। मतलब कि तुम यहां पर बोल सकते स्टेक होल्डर्स की बात कर सकते हो। पहला स्टेक होल्डर है यहां का सिटीजन, और दूसरा यहां का जो स्टेक होल्डर है वो है गवर्नमेंट। यहां पर तुम बोल सकते हो कि जो सिटीजन है इट इज मियरली अ पैसिव रिसीवर। पैसिव रिसीवर। और यहां पर हम बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो इन्हीं रिसीवर्स को जो भी रिसोर्सेस की जरूरत होगी वो उन रिसोर्सेस को देने की क्षमता रखती है। मतलब कि यहां पर हम बोलते हैं गवर्नमेंट ट्राइज टू ऑल द एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करता है? ऑल द एक्सपेंडिचर टू प्रोवाइड रिसोर्सेस टू इट्स सिटीजन। लेकिन एक बात यहां पर और भी है कि सिटीजन को तुम अगर सारी की सारी चीजों के बारे में तुम बताना शुरू कर रहे हो, तुम सारे के सारे खर्चे तुम खुद दे रहे हो, तो यहां पर बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं। जैसे कि अगर सारा का सारा खर्चा जो है वो सरकार ही बियर करने लगे, और लोग तो फिर कुछ करेंगे ही नहीं। जब कुछ करेंगे ही नहीं तो यहां पर सोर्स ऑफ इनकम सरकार की कहां से आएगी? सरकार का, अच्छा देखो आज के टाइम पर सरकार पैसे कहां से लाता है? दिस इज बेसिकली द टैक्स ऑफ द पीपल। जो भी लोग जितना कमा रहे हैं वो क्या करता है, अमीर तबकों से वो थोड़े टैक्स बटोरते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनमें उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके उनको बाकी के फैसिलिटीज दे देते हैं। अच्छा, हमारे कंट्री में भी तुम देखोगे कि सरकार लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, या फिर किसी भी तरीके से हम बोल सकते हैं कि लोकल लोगों के एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी ये बातें हो सकती हैं कि वो उस ग्रास रूट लेवल पर हैं जो कि इतने तेजी से अपलिफ्ट नहीं हो सकते, तो सरकार उनके बिहाफ पर एफर्ट लेती है और वो उनको बहुत सारी चीजों की राहत देती है, जिसके बेसिस पर हम चाहते हैं कि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। तो उन सभी चीजों के लिए हमें चाहिए क्या? वेलफेयर बेस्ड अप्रोच चाहिए। यहां पर एक बात का ध्यान देना, सरकार जैसे बड़े सारे स्कीम्स चलाती है,
जिसके अंदर में जैसे मान लो कि कोई टीबी का पेशेंट है, तो टीबी के पेशेंट को, अब लोगों को पता है कि टीबी का पेशेंट जो है वो हमें अपना हेल्थ इंडेक्स इंप्रूव करना है अगर, और टीबी जो है वो दुनिया जहां में सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार क्या बोलती है कि यार देखो टीबी की जो है ना वो अगर तुम थोड़ा न्यूट्रिशन वाला खाना खाओगे तो तुम्हारा टीबी जो है वो काफी अच्छे तरीके से सही होने की कगार पर है। टीबी की दवाइयां खाते रहो लेकिन खान पान भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए चलो जितने भी टीबी के पेशेंट हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी क्या स्टेटस है सोसाइटी में, आप लो इनकम क्लास से हो, हाई इनकम क्लास से हो, मिडिल इनकम क्लास से हो, आपको 1,000 रुपए महीने सरकार देना स्टार्ट कर देती है। अब इससे होगा क्या, सरकार इस बात को सुनिश्चित भी करती है कि वो 1,000 रुपए कहां इस्तेमाल हो, कुछ अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खरीदने में हो। तो यूजुअली क्या है कि सरकार क्या कर रही है, अब सोचो लोगों के लिए सरकार सोच रही है। किसानों की फसल बीमा योजना के अंतर्गत बहुत सारी फसलें अगर बर्बाद हो गई तो उसका भरपाई सरकार कर देती है। कोई बात नहीं कि तुम नहीं कमा पाए, तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई, लो हमसे पैसे ले लो, साल भर का तुम थोड़ा बहुत, अब ऐसा भी नहीं है कि सारे पैसे दे देती है, कुछ चंद महीनों में काफी सारे किसानों को कुछ कुछ पैसे मिलते भी हैं, जैसे 2-2 हज़ार रुपए हम बोल सकते हैं एक क्वार्टर में अगर दे दिया हमने, एक क्वार्टर मतलब कि पूरे साल को 4 भाग में डिवाइड कर दो और 3 महीने मान लेते हैं, तो 3 महीने में सरकार ने मान लो 2,000, या फिर 6 महीने पर सरकार ने 2,000 रुपए दे दिए। फिर ऐसे करते करते मतलब बेसिक चीजों की, तुमको जिन भी चीजों की जरूरत है उनको सरकार या तो तुम्हें मुफ्त में दे दे या फिर तुमको बहुत कम दामों पर दे दे। जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारे यहां पर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहां पर आपके बेसिक जो जरूरत है, रोटी है या फिर गेहूं, चावल, तेल, आटा, इन सबको सरकार बहुत सस्ते दामों पर दिया करती है। तो ये सब कुछ क्या होगा, वेलफेयर बेस्ड अप्रोच होगा। मतलब कि इस अप्रोच के अंतर्गत हम लोग इस बात को देखेंगे कि किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर मेजर करना है तो सबसे पहले ये देखो कि सरकार कितना वेलफेयर बेस्ड काम कर रहा है। अच्छा, तुमको लगता होगा कि यार अपने यहां पर इंडिया जो है वो ही बहुत ज्यादा वेलफेयर बेस्ड काम करता है, बाकी देश तो इतना नहीं करता। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी देश जो है ना वो और भी शानदार काम करते हैं। इंडिया को इनफैक्ट इस चीज के लिए थोड़ा ब्लेम भी किया जाता है कि सरकार हमसे टैक्सेस तो बहुत ज्यादा वसूलती है, लेकिन अब तो वैसे तो टैक्स अब काफी कम हो गया पहले की तुलना में, बट स्टिल अगर टैक्सेस ज्यादा वसूल रही है तो उस हिसाब से हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास एजुकेशन की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास हेल्थ की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तो इन सब चीजों को एक बार जरा ध्यान से हमें देखना पड़ता है। तो बाकी जैसे तुम सऊदी अरब में चले जाओ या फिर इन सब कंट्रीज में तुम जाके देखोगे तो वहां तो भाई तुम्हारा पूरा का पूरा हेल्थ का जो भी खर्चा है सब फ्री है। तुम्हारा जितना एजुकेशन है बच्चों का वो सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल भाई साहब वर्ल्ड क्लास स्कूल से वहां के, तो वो भी पूरा फ्री है। ऐसे कर करके बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज जो है सरकार ने फ्री कर रखा है। लेकिन हाँ, उसके बदले में वहां पर जो सर्विस चार्जेस हैं नॉर्मल प्राइवेट प्लेयर्स के वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीका है लोगों को एक स्टेबल इकोनॉमी डेवलप करने के लिए, और यहां पर वेलफेयर बेस्ड अप्रोच भी काफी हद तक काम आता है। लेकिन अल्टीमेटली ये भी है कि अगर तुमने मान लो कि सरकार अगर एक्सपेंडिचर कर रही है, एक्सपेंडिचर इन द सेंस ऑफ व्हाट, इन द सेंस ऑफ हेल्थ, इन द सेंस ऑफ एजुकेशन और इन द सेंस ऑफ अदर रिसोर्सेस, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट तो बढ़ ही रहा है ना, सरकार के पैसों पर बढ़ रहा है लेकिन बढ़ तो रहा है। यहां पर बस मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि तुम शायद कभी कंफ्यूज हो जाओ। जैसे देखो, वेलफेयर बेस्ड का मतलब ये नहीं कि सरकार अब सारी चीजें करी तो सर एक काम करते हैं, सरकार को बोलते हैं कि सरकार सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डाल दे, बवाल ही खत्म हो जाएगा, पंगा ही खत्म है सर, कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो सबके पास पैसे होंगे तो सब ठीक ठाक। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन आ जाएगा ना फिर तो। अरे भाई देखो, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि तुम एक गांव में रहते हो, और एक गांव में बहुत बेसिक सा तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें ना गांव के लोगों को जो भी उनका स्किन कलर है, वहां पर वो लोग, उनके यहां पर एक बहुत ही सस्ता मुल्तानी मिट्टी मिलती है, और मुल्तानी मिट्टी जो है वो 5 रुपए केजी मिलता है। तो वो जाते हैं अपनी मुल्तानी मिट्टी कहीं पर भी इधर उधर वो तोड़ के लेके आते हैं, और उसी को 100 ग्राम 50 ग्राम घोल घोल के अपना लगा के बढ़िया चमकते रहते हैं सब लोग। लेकिन तब तक एक शहर की कंपनी गई और बोली कि अरे यार ये क्या लगा रहे हो मुल्तानी मिट्टी, ये इसके अंदर तो बहुत सारी केमिकल्स जो हैं वो ग्राउंड बेस्ड से मिनरल्स वगैरह ऐसे भी होते हैं इसमें जो कि तुम्हारे स्किन को उतना अच्छे से नहीं एनरिच कर पाएंगे। उसने एक और डिवाइड कर दिया कि भाई देखो, ये तो महिलाओं के लिए देखो कुछ ऐसी जरूरतें हैं और पुरुषों के लिए कुछ ऐसी जरूरतें हैं, तो इन दोनों के इस्तेमाल से अगर तुम बताओगे तब तुम्हें समझ में आएगा।
तो उसने बोला कि फिर क्या करें? उन्होंने बोला कोई बात नहीं है सर, अभी जैसे आप लोग 5 रुपए का मुल्तानी मिट्टी खरीद रहे हो ना, ये देखो हमारे पास में एक क्रीम है, ये ना सिर्फ 25 रुपए का है, 25 रुपए की ये क्रीम लगाओगे भाई एकदम बढ़िया लगोगे, तुम बहुत सुंदर दिखने लगोगे। तो लोगों के मन में एकदम से आता है कि यार ये तो सही चीज है यार, सुंदर दिखना तो मतलब हमें चाहिए, हम भी सुंदर दिखेंगे, हम भी सुंदर दिखेंगे। तो लोग कहे ठीक है कहाँ मिले, कहाँ? बोले वही गांव की दुकान पर मिलेगा। ऐसे जेब में हाथ डाल के देखा, कहे अरे सरकार साहब तो पैसे ही नहीं है हमारे पास, हम 25 रुपए लगाएंगे कहां से? तो उस टाइम पर मान लो सरकार ने बोला अरे पगले सुंदर होना है ना तुमको, अरे कोई बात है चल, मैं तुम्हारे सभी लोगों के अकाउंट में अभी के अभी 100 रुपए डाल देता हूं, टेंशन मत लो। सारे गांव वालों के अकाउंट में 100 रुपए आ गए। अब वो सब के सब भागे एकदम तेजी से दुकान पर और बोले कि अरे भैया वो क्रीम दे दीजिए सबके पास में। वो बोले गांव वाले से पूछ रहे पैसे वैसे लाए? बोले अरे पैसे है हमारे पास, तुम दो खाली। तो अपने ऐसे 100 के नोट निकाल के लाइन लगा ली, अब हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, झगड़ने लगे। वो बोला कि यार डर डर के तो मैंने मंगाया, मुझे लगा 5 रुपए का मुल्तानी मिट्टी खरीदने वाले लोग 25 रुपए क्या ही लगाएंगे। तो एक काम करें, अभी तुम्हारे पास 10 ही पीस है। तो बोले कि नहीं नहीं 10 रुपए 25 रुपए। एक पीछे से चिल्लाता है कि अरे हम ना इसमें 35 रुपए दे देंगे। 35 रुपए? 25 रुपए के सामान में 35 रुपए दे दोगे? तो उसने बोला अरे बढ़िया यार, हाँ हाँ तुमको दे देंगे। तब से किसी ने बोला अरे नहीं नहीं मैं 50 रुपए देने को तैयार हूं। तो अब वो रुक गया, बोला कि अरे वाह सही है, 25 रुपए का माल 50 रुपए में बेच रहा है। कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं 70 रुपए में खरीद लूंगा उसको, कोई बोल रहा है 100 रुपए में खरीद लूंगा। तो ऐसे करते करते ना उसका दाम बढ़ के 100 रुपए हो गया, क्योंकि सबकी जेब में फ्री फंड का पैसा था ना, कोई मेहनत करके थोड़ी ना पैसे कमाए। तो सरकार अगर सबके अकाउंट में ऐसे ही पैसे बांट देगी ना तो एकदम से इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ सबको ही खरीदना चाहेगा। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई ऑलरेडी कम है तो इस सेंस में पूरे देश में इन्फ्लेशन छा जाएगा। जैसे कि यहां पर है कि एक 25 रुपए की क्रीम बहुत आराम से 100 रुपए की भी बिक रही है। तो अब तुम समझ सकते हो कि इस बेसिस पर सरकार सारे एक्सपेंडिचर में इन सभी चीजों को सस्ते दामों पर देती इसीलिए है क्योंकि अगर फ्री फंड में बांटने लगेगी तो दिक्कतें तो बढ़ जाएंगी और लोगों को इनकम के लिए प्रेरित करना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर तीसरा यहां पर जो हम बात कर सकते हैं थर्ड नंबर पर, वो IWBC। बी का मतलब है बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच क्या कहता है जरा इसको भी समझ लेते हैं भाई हम। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये जो बेसिक नीड अप्रोच है ये तुम्हारा सबसे पहले एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने सजेस्ट किया था। और सजेस्ट करते टाइम पर उसने बोला कि भाई देखो किसी भी इंसानों के ना सिर्फ 6 बेसिक नीड हम काउंट कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर हमें 3 ही पता है, रोटी कपड़ा मकान। अरे रुक जाओ ना, ये 6 बेसिक नीड क्या है जरा मैं तुम्हें बता देता हूं। 6 बेसिक नीड। अब जरूरी नहीं कि भाई देखो सबके अलग अलग जरूरतें हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ यही 6 बेसिक नीड्स के ऊपर बात किया था। अब इस 6 बेसिक नीड को अगर तुम्हें याद करना है तो तुम याद कर सकते हो शी, बस याद रखना कि H2 है, शी, फिर विमेन, फीमेल, सब कुछ महिलाओं से रिलेटेड है। शी शब्द का इस्तेमाल भी उनके लिए, विमेन, फीमेल जो भी तुम लिखते हो सब यहीं पर है। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग अगर बेसिक बेसिक चीजों की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। एस से अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में एस, इस एस का मतलब है सैनिटेशन। ये जो एक एच है इस एच का मतलब है हेल्थ। लेकिन सिर्फ हेल्थ ही सब कुछ नहीं है भाई, हेल्थ के साथ साथ तुमको एक घर वर मिल जाए तब भी तो मजा आएगा। तो इसीलिए एच एक और है जिसका मतलब है हाउसिंग। अब हाउसिंग आ जाएगी तो फ्यूचर कैसे आगे बढ़ेगा? एजुकेशन से, एजुकेशन से आगे बढ़ेगा। और जब भी हम W की बात करेंगे तो W विल बी गिविंग अस द बेसिक नीड लाइक क्लीन वाटर सप्लाई, या फिर इसको मतलब वाटर सप्लाई ही लिख रहे थे, W से वाटर सप्लाई लिख लो, वाटर सप्लाई ब्रैकेट में लिख लो भाई, क्लीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खारा पानी दे दिया तुमने। और एक F, भाई पानी पी रहे हो खाना वाना नहीं खाओगे क्या? अब फूड। अब तुम देख सकते हो यहां पर कहीं पर भी क्लोथिंग नहीं लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द बेसिक नीड। ऑफ कोर्स दीज आर द बेसिक नीड्स बट दीज आर नॉट द सफिशिएंट बेसिक नीड्स। बट स्टिल जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बेसिकली ये 6 बेसिक नीड्स के बारे में हमें बताने की कोशिश की है। अब ये जो 6 बेसिक नीड्स हैं यहां पर
मतलब बहुत सारी ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर किया गया है वैसे तो इसमें, बट हाँ इसके आधार पर ही अगर हम लोगों को देखें कि भाई सैनिटेशन लेवल इंप्रूव हो गया है, लोगों के खान पान का तरीका अलग, ज्यादा न्यूट्रिशन खाना खा रहे हैं लोग। अब एजुकेशन पहले एक दो में मतलब पहली दूसरी कक्षा के बाद कभी नहीं जाते थे, एक पढ़ लिया, दो पढ़ लिया, तीन पढ़ लिया, चार पढ़ लिया, चौथी क्लास के बाद में वो कहीं जाते नहीं थे। तो अब के लोग नहीं नहीं, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ स्टैंडर्ड में पहुंचने लगे तो लोग का एजुकेशन बढ़ गया। फिर हाउसिंग, लोग पहले बिल्कुल कच्चे मकान में रहते थे, अब थोड़े पक्के मकान में रहने लगे तो अगेन स्टैंडर्ड बढ़ गया। हेल्थ की बात कर रहे हैं कि लोगों के अंदर पहले मतलब देखा जाता था कि जो उनकी एवरेज लिविंग रेट है वो 35-40 साल है, लेकिन अब बढ़ के अगर 60-70 साल हो जा रही है तो मतलब वो हेल्थ भी इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल हम देखें कि ये 6 बेसिक नीड्स डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंपैक्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। हम बोल सकते हैं कि these are the most important basic needs for a human being, बट यहां पर लिखना बट नॉट सफिशिएंट। देखो वैसे भी तुम देखो ना, लोगों की जरूरतें जो है ना वो कई बार ग्रीड में बदल जाती हैं। मतलब कि लोगों की जब जरूरतें तुम पूरी करोगे ना तो यू विल रियलाइज कि पीपल आर नॉट जस्ट सेटलिंग डाउन ऑन देयर नीड्स, दे विल डेफिनेटली गो फॉर देयर ग्रीड्स एज वेल। और इसीलिए एक महान व्यक्ति ने बोला भी है इस बात को, है आप सबको पता है किसने बोला है, कि देयर इज इनफ इन दिस नेचर फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। लालच तो कुछ भी हद तक जा सकता है। तुम्हारा काम किस में चल रहा है? अगर तुम सिर्फ अपनी उन बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो तो तुम्हें नेचर ऐसे खुले बाहों से एक्सेप्ट करेगी, भाई आओ गले मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि यहां पर ये बेसिक नीड्स ग्रीड में से बदल सकती हैं, इसलिए भी ये इतना जरूरी नहीं है। और चौथा और आखिरी जो हम लिखते हैं वो हमारे पास में आता है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच वही है जहां पर हम बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज की बात करते हैं। अरे वो जो अमर्त्य सेन थे ना, उन्होंने कुछ एक बहुत बेसिक चीजें बताई थी कि भाई देखो कि एक इंसान अगर है, मानते हैं कि हमारे पास में एक बहुत ही सुंदर इंसान हम बनाते हैं, एकदम स्टाइलिश इंसान, ये लो भाई, ये लो, इसको पहचानते हो? थोड़ा मुस्कुराते हुए बना देता हूं। मान लेते हैं कि ये जो मुस्कुराता हुआ इंसान तुम्हें अभी सामने दिख रहा है अपने, ये इंसान की कुछ बेसिक कैपेबिलिटीज कैसे डिफाइन होंगी, उसके लिए 3 चीजों की बात हमेशा की जाती है। सबसे पहला, हम इसने बोला कि भाई देखो मुझको चाहिए अपना हेल्थ, उसके बिना तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए बोला कि भाई हेल्थ बहुत जरूरी है। दूसरा इसने बोला कि इसके साथ साथ मेरे को ना तुम एजुकेशन दे दो। अपार्ट फ्रॉम अदर बेसिक नीड्स, हम बोल रहे हैं कि ये 2 चीजें यहां के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहां पर इसने बोला कि ठीक है, और मेरे कुछ और रिसोर्सेस के जरूरतें जो भी होंगी उसका भी मेरे को, उन संसाधनों का मेरे को एक्सेस दे देना, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर ये तीनों तीनों क्षमता अगर इसको मिल पा रही है तो मैं बोलूंगा कि ये इंसान जो है, इट मतलब ही इज हाईली कैपेबल। और ये जो पूरा फंडा है, बेसिकली ये जो पूरा फंडा भी हम बात कर रहे हैं, ये पूरा फंडा है हमारे महान फेमस डॉक्टर अमर्त्य सेन का। डॉक्टर अमर्त्य सेन के कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। और इसी चीज को अगर हम मेजर करते हैं किसी भी इंसानों की, मतलब हम लोग अगर इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज कैसे कैसे बिल्ड करना है इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस, यही हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का इशारा है। इसी से हम क्या समझ सकते हैं, दिस इज बेसिकली द सिंबल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इतनी बातें हो गई।
इसका अगला अगर हम लोग एक सेक्शन देखें तो हम लोगों ने देखो अभी तक ये समझ लिया है कि आखिरकार कैसे अप्रोचेस रखते हैं। अब इसी अप्रोच के बेसिस पर हमें देखना समझना होगा कि आखिरकार हम लोग कैसे इस पूरे के पूरे सिचुएशन में एचडीआई को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर एक बहुत ही मजेदार बात तुम लोग को शायद इस बात में याद भी होगा कि हम लोगों ने अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक की बात की थी, जहां पर हम लोगों ने इन दोनों ही लोगों के पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात किया था कि एचडीआई को बेसिकली फॉर्मुलेट कैसे करना है। वो ये महबूबुल हक साहब जो है ना, उन्होंने बताया है। और बेसिकली किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए, ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन ने बताया है। वो चौथा कंडीशंस जो हम बात कर रहे थे कैपेबिलिटी अप्रोच की, उसके बेसिस पर। तो यहां पर हम लोग यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि हाउ टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब जब हम इस बारे में बात करेंगे तो मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बताई है कि इसी सेम सिचुएशन में हम लोग को एक काम देखना पड़ेगा कि आखिरकार कैसे हम लोग इन एचडीआई के अलावा 6 और पैरामीटर्स जो है, टोटल मिला के ऐसे 7 पैरामीटर्स हैं जिसको कैलकुलेट करता है यूएनडीपी। आज के टाइम पर अगर तुम देखोगे तो इसको चलाने वाला कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन सभी चीजों को लिखते चलना। अब यूएनडीपी जो एचडीआई को कैलकुलेट करता है, ये एचडीआई की वैल्यू होती है इन बिटवीन 0 to 1। जितना ज्यादा रहेगा मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एचडीआई अगर इसकी वैल्यू ज्यादा रही तो ये सिंबलाइज करेगा गुड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जितना ज्यादा नंबर आए, लेकिन कितना? 0 से 1 के बीच में ही आएगा। अच्छा, अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऐसे 3 अलग अलग इंडाइसेस होते हैं, मतलब कि इंडेक्स को ही प्लूरल फॉर्म में हम इंडाइसेस बोलते हैं। 3 अलग अलग इंडाइसेस होते हैं जिनको कि हमें समझना पड़ेगा। तो हमें इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहला पार्ट जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अलावा 6 और पैरामीटर्स हैं, उनको भी हम क्विकली देखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत हम लोग को 3 पैरामीटर्स, 3 इंडेक्सेस को देखना पड़ता है। मतलब कि हम यहां पर समझते हैं डायमेंशन इंडेक्स के बारे में, और हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या? पैरामीटर्स। और यहां पर हम उन डायमेंशंस की बात कर रहे होंगे जिस डायमेंशन पर अमर्त्य सेन ने ये बताया था। डायमेंशंस वो 3 ही डायमेंशन है, वही हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेस के लिए। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए जो महबूबुल हक साहब है ना, उन्होंने ये 3 पैरामीटर्स डिफाइन किए। सबसे पहला इन्होंने बोला भाई देखो, हेल्थ के लिए मैं एक कैलकुलेशन फॉर्म में लेके आना चाहता हूं, इसको मैं बोलूंगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। फिर से बोल रहा हूं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। क्या करेगा ये इंडेक्स? ये बोल रहा है कि बेसिकली हम लोग ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी फाइंड आउट करेंगे ड्यूरिंग बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है? मतलब पैरामीटर्स में आप क्या लिख सकते हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ये दर्शाएगा क्या? ये दर्शाएगा बेसिकली कि एक इंसान जब पैदा हो रहा है, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है, तो वो कितने साल तक जिएगा, कितने साल तक जिएगा। मतलब एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है कि कितने साल तक जिएगा, वो एक बार जरा ध्यान से देखते हैं। फिलहाल अभी के लिए अगर तुम देखोगे तो इंडिया में ये 70 से 73 के आसपास में कुछ वेरी करता रहता है, बट ये बेस्ट नहीं है। हांगकांग, जापान, इन सब जगहों पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ जो है वो आराम से आप 85 के अराउंड भी मान सकते हो, तो वहां पर और भी बढ़िया है। तो फिलहाल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बेसिकली हमारे हेल्थ, हमारे यहां पर हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन क्या कवर कर रहा होगा, ये हमारा हेल्थ एंड लॉन्जिविटी के बारे में बता रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है ना, जो इंसान जितने टाइम तक जिंदा रहेगा मतलब वो बीमारी से दूर है, मतलब कि हेल्दी है, तभी तो इतने साल जिंदा रह गया। नहीं तो बीमार पड़ के वो कितने साल ही जी पाता है? 5-10 साल पहले ही मर जाता। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो काफी सारी चीजों को डिफाइन करता है। अब दूसरा एजुकेशन का क्राइटेरिया है, इसीलिए हम लोग दूसरे नंबर पर लिखेंगे यहां पर क्या? एजुकेशन इंडेक्स। सेकेंड नंबर पर हम लिखते हैं एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स में बेसिकली हम लोग 2 पैरामीटर्स पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला पैरामीटर लिखते हैं कि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ये अगेन एक ऐसा डायमेंशन है जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब ये है कि आखिरकार कितने साल तक, जब बच्चा अपने स्कूल में पहली बार कदम रखता है तो उसको हम देख के क्या बोलेंगे, बेटा तुम कितने साल और पढ़ोगे? लगभग इंडिया में 12-13 साल के आसपास आते हैं। मतलब इसका मतलब है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो ग्रेजुएशन नहीं करते हैं अपने यहाँ पर। और
पढ़ाई का जो है वो काफी कम है। मतलब 12 साल का मतलब क्या है कि भाई 12-13 साल में तो वो अपनी 12th पास करेंगे, कॉलेज जा ही नहीं पा रहे हैं। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये कहता है। और दूसरा, इसी चीज को हम बैकवर्ड लुकिंग के साथ भी कंपेंसेट करते हैं। हम लोग इसमें भी लिखते हैं कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है। मतलब कि जब इंसान 25 साल या 25 साल से ज्यादा का हो गया, तो जितनी भी जनता हमारे 25 या 25 साल से ज्यादा की जनता भारत में बहती है, उन सभी का बेसिक कितने साल वो पढ़े हैं वो डिफाइन करना। कि एक तो फॉरवर्ड लुकिंग और ये बैकवर्ड लुकिंग। कि 25 साल तो तुम्हारे हो गए, हाँ 25 साल के हो गए ना, हाँ बताओ भाई कितने साल स्कूल कॉलेज में पढ़ाई को कितने साल दिया तुमने। तो कोई बोलेगा मैं 15 साल दिया, कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, जो भी होगा उन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। और ये बेसिकली किसकी तरफ इशारा करेगा, हमारे एक अच्छे एजुकेशन की तरफ इशारा करेगा। अब तीसरा पैरामीटर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेस के लिए जो हम यहां पर मेजर करते हैं, वो है हमारे लिए तीसरा हम लोग लिखते हैं जीएनआई इंडेक्स। ये क्या कैलकुलेट करता है, हम बोल रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए पर कैपिटा जीएनआई, पर कैपिटा जीएनआई एट परचेजिंग पावर कैप पैरिटी इन डॉलर्स, इन यूएस डॉलर्स। तो बेसिकली ये पर कैपिटा जीएनआई मतलब कि जितने भी पॉपुलेशन है उन सभी लोगों को, पहले तो तुम पूरे ग्लोबल लेवल मतलब पूरे अर्थ का बात कर रहा हूं, सबसे पहले पूरे इंडिया का जो है वो नेशनल इनकम निकाल लो तुम कितना है, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तुम्हारा जीएनआई भी आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पर ये क्या बता रहा है, अब भाई देखो जितना ज्यादा इनकम होगा वो कहीं ना कहीं बताएगा कि भाई तुम्हारे पास उतने फ्रीडम ऑफ चॉइसेस हैं, ये बात हमने की थी अभी। तो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस बढ़ाने के लिए हमें क्या मेजर करना पड़ा, लोगों की इनकम कितनी है। और इससे ही हम जो बोल रहे हैं ना एक्सेस टू रिसोर्सेस, एक्सेस टू रिसोर्सेस, इस चीज को हम बहुत शानदार तरीके से देख पाएंगे। तो ये तो चलो एक बात हो गई तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें अगर ये बात समझनी है कि जीएनआई का मतलब क्या है, तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं। जीडीपी, जीडीपी का मतलब हमें पता है, जब भी हम बात करते हैं ग्रॉस, या फिर हम बात करते हैं डोमेस्टिक, या फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो इस चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार समझ लिया है कि ग्रॉस मतलब होता है ऑल, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है भाई कि विद इन द इंडियन टेरिटरी, विद इन द बाउंड्री ऑफ दिस कंट्री, वॉट एवर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब कि वी कैन डिफाइन कि हमारे पास में अगर हम अपने इंडियन बॉर्डर्स को ऐसे बना ले, और इंडियन बॉर्डर को हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करें कि भाई ठीक है इस पूरे बॉर्डर में हम कितना प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मतलब कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी बन रही है उसको कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, जीडीपी। और इसके हिसाब से फिलहाल जो हमारे यहां पर नॉमिनल जीडीपी है, जो हमारे यहां की नॉमिनल जीडीपी है, उस नॉमिनल जीडीपी को अगर हम लोग देखते हैं तो नॉमिनल जीडीपी हमारे लिए क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी बेसिकली हम सभी लोग मानते हैं कि इसके हिसाब से इंडिया जो है फिलहाल अभी के लिए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पहली तीन कौन सी है, पहला है अपने पास में ऑफ कोर्स यूएसए, $30 ट्रिलियन के आसपास। दूसरा है चाइना विथ 19.4 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। और फिर आता है तीसरे नंबर पर जर्मनी जिसके पास है $5 ट्रिलियन, और चौथे नंबर पर आता है इंडिया जिसके पास है अप्रोक्सीमेटली $4.18 ट्रिलियन। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 27-28 तक आते आते इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पर भी पहुंच जाएगा। मतलब कि वी वुड बी डेफिनेटली क्रॉसिंग अप्रोक्सीमेटली ऑफ $5 ट्रिलियन इन लाइक 2028 और मैक्सिमम 2030 तक, 2030 तक हम ये सब लेके आ जाएंगे। बस 27-28 की बात हो रही है। तो यहां पर यूजुअली हम अपने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर है। ये तो जो जीडीपी की बात हो गई, हमेशा याद रखना कि जीडीपी हमेशा किसकी बात करता है, एक टेरिटोरियल बाउंड्री की बात करता है। जीडीपी ऑलवेज टॉक अबाउट अ टेरिटोरियल बाउंड्री। अच्छा, इसी में एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, एक होता है बेटा और क्या, एक होता है रियल जीडीपी। ये भी समझ लो। आप करो सर इकोनॉमी कहां पहुंच गया पढ़ाने के लिए, अरे समझाना पड़ेगा ना, जीएनआई तक पहुंचना है तो
स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा ना। तो हैव पेशेंस, हैव फेथ इन मी, ये सारी चीजें तुम्हें समझा रहा हूं मैं। रियल जीडीपी की जब भी हम बात करते हैं तो रियल जीडीपी डेफिनेटली क्या बात करता है कि हम लोग अगर एक बार हम लोगों ने मान लो कि नॉमिनल जीडीपी, सॉरी हम लोगों ने अपनी जीडीपी निकाल ली अगर, तो इस जीडीपी पे हम लोग बेसिकली ऐसा मान लेते हैं, मान लो कि आज ईयर 2025 जो ईयर है, इसमें जो हमने जीडीपी कैलकुलेट किया वो जीडीपी है, मान लेते हैं, वैसे तो ऐसे 4 ट्रिलियन है मान लेते हैं, है ना, 4 ट्रिलियन है, 4 ट्रिलियन डॉलर की 2025 में है। तो यहां पर अगर हमसे कोई पूछता है कि अच्छा ठीक है भाई, 4 ट्रिलियन डॉलर है, अच्छा अच्छा, अब इसको जरा हम लोग थोड़ा सा और सस्ता बना लेते हैं, 4 ट्रिलियन डॉलर नहीं समझते, इसमें काफी बड़ा नंबर है, हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है। ये थोड़ा अपना देसी भाषा में हो जाएगा ना तो समझ में आएगा, 1 लाख रुपए है। अब नॉर्मली हमने बोला कि अच्छा ठीक है भाई, क्या करें फिर, 1 लाख रुपए है, तो हमने बोला कि यार, लेकिन जब भी हम लोगों ने 2026 का मान लो कैलकुलेट किया, 2026 का अगर जीडीपी कभी कैलकुलेट करेंगे आगे चल के, तो वो मिला मान लो हम लोग को 1.1 लाख रुपीस का। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ओले बढ़िया बढ़िया भाई, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया भाई साहब। क्यों क्यों? क्योंकि भाई साहब इस 1.1 लाख के बेसिस पर हमने देखा भाई हमारी जीडीपी बढ़ गई यार, जीडीपी बढ़ गई भैया, नॉमिनल जीडीपी, अरे तुम जो ये जीडीपी की बात करो, ये वाली जीडीपी, ये जीडीपी हमारी बढ़ गई। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ना ना ना, जीडीपी बढ़ी है उसका फैसला करने के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले तुम समझो इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो हर साल 4 से 5% वेरी करता ही रहता है। तो क्या ये ही तो नहीं बढ़ के 10% हो गया है? मतलब कि जो आज सामान 100 रुपए का मिल रहा था, वो कहीं वही सामान 110 रुपए का तो नहीं मिलने लगा है। और इसीलिए इसीलिए जो टोटल में ये 10% का इजाफा में दिख रहा है ना, ये कितना है भाई, 10% का इजाफा है। तो 10% का जो इंक्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है? इन्फ्लेशन के कारण है। क्यों, ऐसा कैसे पता चला? हमने बोला कि भाई देखो, 1 लाख रुपए में 2025 में हमने कुल मिला जुला के 1000 गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने बनाए थे। और सिमिलरली आज के डेट पर 1.1 लाख रुपीस में भी हम 1000 गुड्स एंड सर्विसेज ही दे पा रहे हैं। मतलब कि प्रोडक्ट में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बस इनके दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए भाई? ड्यू टू इन्फ्लेशन। और इस बेसिस पर जो रियल जीडीपी होती है, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसीडर्ड विथ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी की अगर हम बात कर लें तो यहां पर तुम्हें बड़े आसानी से यह बात समझ में आ जाएगी। अब यहां पर जीएनआई की बात कर लेते हैं। आप बोलो सर यही सब उलझा दिया, जीएनआई तो बताया नहीं। जीएनआई बेसिकली डू नॉट टॉक्स अबाउट द टेरिटोरियल गुड्स एंड सर्विसेज, पूरा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हुआ। वो बात करना चाहता है कि टोटल इनकम कितनी है लोगों की। मतलब कि यहां पर जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं, इंडियंस की कंप्लीट इनकम की बात हो रही है, कंप्लीट इनकम की बात हो रही है। अब इसके लिए तुमको ये बात पता है कि भाई इंडियंस सारे के सारे इंडिया में तो नहीं रहते, कई सारे इंडियंस बाहर भी रहते हैं। बाहर से अगर कमा के कुछ पैसे भेज रहे हैं तो मतलब क्या है भाई, जीएनआई का पार्ट बन जाएगा अब वो, ठीक है। तो जीएनआई का मतलब क्या है यहां पर कि भाई देखो, तुम सिंपल से अपनी रियल जीडीपी वगैरह जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो उसको लो, तुम कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जीडीपी के साथ में बस तुम एक काम करो, एक चीज को तुम ऐड कर दो जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसमें एक बात का ध्यान दे देना कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में सिर्फ प्लस 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 नहीं होगा कि जितने इंडियंस हैं उनको सारा सारा ले लेते हैं, पैसा सब जोड़ लेते हैं, हमारा जीएनआई बढ़ जाएगा। नहीं, उसके साथ साथ तुम्हारे अगर देश में, इस इंडियन टेरिटरी के अंदर में अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है या फिर कोई फॉरेन पर्सन है जो कि पैसा कमा रहा है और पैसा कमा के वो भी अपने देश ले जा रहा है, उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहां पर जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग देखते हैं तो ये नेट फैक्टर है, इसमें प्लस और माइनस दोनों करेंगे हम लोग। तो इसके बेसिस पर हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि यहां पर हम लोगों ने एडजेसेंट लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। क्या बोल दिया भाई? एडजेसेंट लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। एडजेसेंट लिविंग स्टैंडर्ड या फिर एडजेसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
तो बेसिकली एचडीआई को कैलकुलेट करते हैं, ये सभी के सभी पैरामीटर्स जो होते हैं वो 193 कंट्रीज एक साथ लेते हैं और उन सभी पर रैंकिंग होती है। इंडिया की फिलहाल की रैंकिंग 130th है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें एक बार इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में एक बार दिखा देता हूँ, या तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसको मैं कैलकुलेट करने के लिए मान लेता हूँ HDI UNDP। यहाँ पर देखो भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, व्हाट डज द ह्यूमन इंडेक्स मेजर। ये पूरी वीडियो देख लेना, तुमको वही चीज मिलेगी जो मैंने तुम्हें बताया और सरल भाषा में बता दिया। बल्कि यहाँ पर जो तुम अलग अलग कर्व्स देख रहे हो, ये अलग अलग कंट्रीज के कर्व्स हैं। मतलब कि यहाँ पर तुम देख रहे हो ये यूएस का कर्व है, यूएस का कर्व देखो कैसे डिप विप हो रहा है। सारे के सारे कर्व्स जो हैं तुम देखोगे कि यहाँ पर आके सब गड़बड़ हुए हैं, यहाँ पर सारे के सारे डिप्ड हैं। इसका मतलब ही यही है कि ये ईरान का है मान लेते हैं, ये किसका है भाई, यूरुग्वे का है, सऊदी अरेबिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इन सब के बेसिस पर ये सारा एचडीआई कैलकुलेटेड है। तुम देख सकते हो कि शुरुआत में ऊपर वाले जो तुम देख रहे हो, ये ऊपर वाले सारे कौन से दिख रहे हैं भाई, जिनके वैल्यू 0.97 के आसपास है ना, ये सब बहुत बड़े बड़े। लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे आते जाओगे तुमको मिलेगा 0.733, फिर तुम और नीचे आओगे तुमको इक्वेटोरियल गिनी का मिल रहा है, जैसे और नीचे आओगे जिम्बाब्वे वगैरह का है, यहाँ पर 598 चल रहा है। इंडिया का थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा वैसे, बेसिकली यहाँ पर कहीं पर होगा। तो अभी मैं तुम्हें इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिटेल में दिखा देता हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की समरी वगैरह कैसे बनाते हैं, हाँ जो मैंने तुम्हें अभी सारे इंडेक्सेस के बारे में बताए हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, एजुकेशन इंडेक्स है, जीएनआई इंडेक्स है, और इन सभी के बेसिस पर हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और मीन ईयर ये सब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। फिर डॉक्यूमेंटेशन को डाउनलोड तो नहीं करना है, हम लोग चलते डेटा सेंटर पर। डेटा सेंटर पर हम लोग कंट्री इनसाइट्स पर आ जाते हैं, और कंट्री इनसाइट्स पर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा ये पूरा टेबल जो कि A to Z शॉर्ट लिस्टेड है। मैं रैंक बेसिस पर दिखा देता हूँ। सबसे खतरनाक अगर तुम आज के टाइम पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखोगे तो किसका है भाई, ईरान का है। ईरान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद सॉरी नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड, फिर डेनमार्क, ऐसे करते करते इंडिया की जब तुम बात करोगे तो इंडिया आएगा तुम्हारे लिए कहाँ पर, लगभग लगभग 130 पर। यहाँ पर तुम देख सकते हो इंडिया का 0.685 है, और बेसिकली ये इंप्रूवमेंट ही है। पिछले साल 134 था, इस साल 130 है, तो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। अब तुम अगर सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में अगर तुम बात करोगे, तुम देख सकते हो कि इंडिया एचडीआई रैंक 130 कुछ यहाँ मीडियम और हाई के बीच में आ रहा है। इधर बेसिकली अगर तुम कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर तुमको अलग अलग इंडाइसेस दिखेंगे, लेकिन दो जगहों पर इंडाइसेस जो है वो डिप दिखेगा तुम्हें। एक तो 2021 में, ये भी कोविड इफेक्ट्स के साथ यहाँ पर तुम देख सकते हो थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है, बट अलॉन्ग विद दैट एक काफी हाई जंप मिला है जब हम अगले साल की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं। और फिलहाल अभी के लिए 2023 की वैल्यू यहाँ पर तुम देख सकते हो। तो टोटल हम देख रहे हैं कि 193 में से इंडिया की रैंक जो है वो 130 के आसपास है। और अब मोर इनसाइट्स ऑन एसडीआई के बारे में बात करोगे तो वो तो मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन यहाँ पर अब तुम देख सकते हो कि हर एक चीज के बारे में 19 जीडीआई, अब जेंडर देखो, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। अब यही सारे अलग अलग हैं जो 6 चीजों की मैं बात कर रहा था, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एसडीआई, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और यहाँ पर प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड एसडीआई। ये तुम्हारे 6 पैरामीटर्स और भी हैं जिनके बारे में तुमको अभी के अभी यहाँ पर पढ़ना है। तो एक एक करके इन तीनों के मतलब इन 6 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे ही होंगे, इतने बड़े नहीं होंगे, अब डोंट वरी। जो डिटेल होंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा, बाकी ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। दूसरा जो है हमारे लिए है बेसिकली जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा जो है ये सब के सब यूएनडीपी का ही है। दूसरा क्या है भाई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। हमेशा याद रखना कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि हम बोल रहे हैं कि एक तरफ अगर हम पुरुषों को दें और एक तरफ महिलाओं को देखें तो दोनों की ह्यूमन डेवलपमेंट के वेरिएशंस काफी अलग अलग हैं। हम ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ये जेंडर स्पेसिफिक चीजों की बात करने लगेंगे तो शायद हमारे लिए थोड़ा और सही अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ महिलाओं का क्या अभी फिलहाल के लिए मतलब क्या ह्यूमन डेवलपमेंट उनका क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे पैरामीटर्स को पुरुषों के लिए अलग से कैलकुलेट करते हैं, महिलाओं के लिए अलग से कैलकुलेट करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। वही क्या हो जाता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब कि हम इसमें सिंपली फीमेल एचडीआई को मेल एचडीआई के साथ में डिवाइड कर देते हैं, और जो भी नंबर्स आते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बन जाता है इंडिया का। दूसरा अगर हम लोग देखें तो इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। तीसरे नंबर पर हम क्या लिखते हैं, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, इसी को हम लोग आईएचडीआई भी बोल देते हैं,
इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, तुमको याद होगा कि मैंने तुमसे कुछ टाइम पहले ही इक्विटी और इक्वालिटी की बात की थी। इक्विटी और इक्वालिटी की बात की थी कि इक्विटी इज गिविंग द सिमिलर, नॉट द सिमिलर अपॉर्चुनिटी बट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज बेस्ड अपॉन द बैकग्राउंड्स ऑफ सर्टेन पीपल। वो जो देखने वाला था, इवेंट देखने वाला था, वो मैंने तुम्हें एक हाइट के बारे में बताया था कि कैसे कैसे वो उसको इक्विटी और इक्वालिटी को हम तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो बेसिकली जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की अगर तुम बात करोगे तो उसमें 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। यहां पर सबसे पहले जेंडर इनइक्वालिटी, सॉरी इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई की जब भी तुम बात कर रहे हो तो इसमें सॉरी इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई में तुमको बेसिकली क्या समझ में आना चाहिए कि जितने भी इनइक्वालिटीज इस समाज में मौजूद हैं उन सबको अलग कैटेगराइज कर लो। और तुमको लगता है कि जितना भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सभी लोगों का है, तो हमने एक लेवल डिफाइन कर लिया। इसके ऊपर वाले जो होंगे वो हाई इनकम लेवल पर चले जाएंगे, इससे नीचे वाले लो इनकम में चले जाएंगे। और अगेन जैसे यहां पर फीमेल और मेल को डिवाइड किया था, सबसे पहले तुम इनइक्वालिटी एडजस्ट करो एचडीआई में। एचडीआई जितना भी नंबर आ रहा है तुम देखो कि उसमें से कितना इनइक्वालिटी कितना ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर परसेंटेज को हम इनइक्वालिटी में कंपेयर करते हैं और उससे वो उतना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। जो क्वेश्चंस तगड़ा बनता है वो यहां से बनता है तुम्हारे चौथे नंबर से, इसको थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है ये। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने फिलहाल अभी के लिए इसको छुआ नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कि इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां पर बेसिकली क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान में दिए जाते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हम बोल सकते हैं, यहां पर जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है भाई साहब, तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर में सबसे पहले हम लोग जो एक पैरामीटर को कंसीडर करते हैं वो क्या है भाई, एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एमएमआर, ये एमएमआर क्या होता है भाई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मतलब कि 1 लाख लाइव बर्थ देने पर कितनी माएं जो है वो अपनी जान गंवा देती हैं, वही है। मतलब कि हम लोग बोलते हैं यहां पर कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर, कितने मदर्स की डेथ होती है अपॉन गिविंग द लाइव बर्थ्स, और इनटू इसको 1 लाख से कर देते हैं हम लोग। तो नॉर्मली 1 लाख लाइव बर्थ पर हम देखते हैं कितनी माओं की जान चली गई है। इसी चीज को हम क्या डिनोट करते हैं भाई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पर हम बात करते हैं। इसी के साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एडोलेसेंट बर्थ रेट भी देखते हैं। यहां पर एक और चीज आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडोलेसेंट बर्थ रेट। मतलब ये एक तरीके से बुरी चीज है, मतलब कि हम इसमें ये बोलते हैं कि कितनी बच्चियां हैं जो 15 से 19 साल के एज में किसी बच्चे को जन्म देती हैं। मतलब कि जितनी भी माएं हैं उसमें से कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो 15 से 19 साल के एक छोटी सी उम्र में मां बन जा रही हैं, तो उन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एडोलेसेंट बर्थ रेट के तौर पर। ये हमारे बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिनोट करता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, कि बेसिकली जेंडर में कहां पर अंतर है उसी चीज को डिनोट करने के लिए पहला पैरामीटर है। सिमिलरली दूसरा पैरामीटर जो यहां पर आता है वो आता है इंपावरमेंट से रिलेटेड। अब तुम बोलोगे कि सर इंपावरमेंट मतलब कहां का इंपावरमेंट, इंपावरमेंट जैसे बहुत सारे टाइप का होता है। यहां पर सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात करते हैं, और पॉलिटिकल मतलब कि नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स जो कि पार्लियामेंट के अंदर में, नंबर ऑफ सीट्स, शेयर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स हेल्ड बाय विमेन, नंबर ऑफ सीट्स हेल्ड बाय विमेन इन पार्लियामेंट। इससे तुम किसी भी देश में महिलाओं को कितनी पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रही है वो बता सकते हो। इंपावरमेंट डेफिनेटली तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहां पर एक और चीज है कि पॉपुलेशन, एक और चीज यहां पर देखते हैं कितनी ऐसी जनता है, पॉपुलेशन विथ सेकेंडरी एजुकेशन बाय ईच जेंडर। मतलब यहां पर अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि
एजुकेशन टिल 8th स्टैंडर्ड, एजुकेशन टिल 8th स्टैंडर्ड इन ईच जेंडर। तो इसके बेसिस पर भी तुम काफी सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। भाई यही इंपावरमेंट है। इंपावरमेंट का मतलब पढ़ाई कितनी बढ़िया चल रही है, पॉलिटिकल पावर कितना बढ़िया चल रहा है। और तीसरा और आखिरी है इसका लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन की अगर तुम बात करोगे तो बेसिकली कितनी महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनका पार्टिसिपेशन रेट लेबर में कितना है, मतलब कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात हो रही है यहां पर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन एंड मेन। तो इन तीन पैरामीटर्स पर तुम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। वापस से लिखते हैं 5वें नंबर पर क्या है। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स बेसिकली हमारी जितनी भी जेंडर इनइक्वालिटी है, चार अलग अलग डायमेंशंस पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उन इनइक्वालिटीज को, जैसे कि उनके अंदर सेम वही चीज की पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज उनके साथ में अगर दिखती है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज उनके साथ में दिखती है, एजुकेशनल इनइक्वालिटी उनके साथ में दिखती है, फिजिकल हेल्थ को लेके अगर उनके साथ में इनइक्वालिटीज दिखती हैं, फिजिकल हेल्थ के अंदर में ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक रूप पर भी उनको कितनी बीमारियां होती हैं, उन सब के बारे में ये कंसिडर करता है। तो काफी हेल्दी सा है ये, मतलब काफी बेहतरीन है। हम इसमें लिखते हैं कि इंपैक्ट ऑफ सोशल बिलीव्स, impact of social belief on gender equality across the following 4 dimensions। पहला कौन सा इसमें, पहला है सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर हम समझते हैं इकोनॉमिकल। हाँ, मतलब ये होता है ना कि अरे पति तुम्हारा कमा ही रहा है तो तुम क्यों कमाओगी, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो वो इकोनॉमिकल है। वो सोशल बिलीफ है ना, वो सोशल बिलीफ जेंडर इनइक्वालिटी प्रोड्यूस कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक। सिमिलरली उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की भी बात कर सकते हो तुम। तीसरे लेवल पर हम लोग बात कर सकते हैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। और चौथा और आखिरी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली फिजिकल इंटीग्रिटी। कितना सम्मान दिया जा रहा है फिजिकल इंटीग्रिटी में, हमेशा याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिजिकल ही नहीं बल्कि फिजिकल प्लस मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं यहां पर। अच्छा, यहां पर क्या होता है, ज्यादा नंबर आना खराब होता है। 0 से 1 ये भी ऐसे ही मिलता है नंबर। और जितना ज्यादा तुम्हारा जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स होता है, जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स अगर ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। याद रखना हमेशा, इनइक्वालिटी इज मोर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो इसका नंबर ज्यादा नहीं, इसका नंबर कम होना चाहिए भाई, ठीक है। छठवें नंबर पर हम आते हैं और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 बार पूछ लिया इससे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। छठवें नंबर पर हम लिखते हैं क्या, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको लिखते हैं हम लोग एमपीआई। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हम लोग ऐसे टोटल अगेन 3 पैरामीटर्स की बात करते हैं। हर बार देखो हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड ही होगा इसमें, है ना। तो यहां पर भी क्या क्या लेते हैं हम लोग, हेल्थ,
यहां पर भी लेते हैं हम लोग एजुकेशन, और तीसरे नंबर पर हम लोग लिखते हैं वही अपना नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड। अब इन 3 पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए ऐसे टोटल 10 चीजों का यहां पर तुम बोल सकते हो कि मतलब कैटेगराइजेशन किया गया है, जिनके बेसिस पर हम लोग हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर जरूरी है क्योंकि यूपीएससी ने 2 बार पहले से ही सवाल पूछ लिए हैं, भाई आगे भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोग जब भी हेल्थ की बात करते हैं, इस वाले केस में हम लोग लेते हैं किसकी, चाइल्ड मोर्टेलिटी की, चाइल्ड मोर्टेलिटी की। और साथ ही साथ हेल्थ की बात हो रही है तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में जैसे तुम लोग को पता होगा कि मिड डे मील स्कीम्स वगैरह चलती हैं, तो खाने के साथ साथ उनको यह भी ध्यान देना होता है कि ओनली फूड सफिशिएंसी इज नॉट द प्रॉब्लम हियर, नाउ द फूड एफिशिएंसी, मतलब कि जो हम लोग फूड खा रहे हैं उसके पूर्ति करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम पर दाल चावल तो सबको मिल ही जाता है, और इनफैक्ट चावल चावल तो मिल ही जाता है, दाल अगर नहीं भी मिले तो पेट भरने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त है, लेकिन क्या वो खाना न्यूट्रिशनल है? तो न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी हमारे पास है कि नहीं, मतलब फूड सफिशिएंसी तो एक चीज है, चलो वो तो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी अभी भी हमारे पास में बाकी है। और इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए, इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर न्यूट्रिशंस का भी ध्यान दिया गया है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी के साथ साथ न्यूट्रिशंस को देखेंगे। अगर हाँ किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये तो आपने बताया नहीं कि इसमें इसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, तो मैं तुम्हें इस बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है बेसिकली अंडर 5 एज में बेसिकली देखा कितने बच्चों की मौत हो जाती है, मतलब कि नॉर्मली 5 साल से छोटे उम्र में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इस चीज को यहां पर बहुत इजीली तुम लोग देख सकते हो कि बेसिकली यहां पर हम लोग नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर और मिड ईयर पॉपुलेशन ले लेते हैं और इनटू 1000 कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों ने वो क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, तो ये हमने देखा ही था। उसी के साथ साथ जैसे ये क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इसी का एक पार्ट था, मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह हम लोग देख सकते हैं इसमें। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब है 5 साल से कम, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब पैदा होते ही है। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में हम लोग को कितने साल पढ़ाई करते हो, मतलब कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी चल रही है अभी फिलहाल के लिए, और स्कूलिंग जाते हो वो तो ठीक है, लेकिन इस एजुकेशन में क्या तुमको ऐसा तो नहीं कि तुम 1-2 साल स्कूल जाके भाग जाते हो, तो इनरोलमेंट भी चेक होता है। फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं तो यहां पर अब 6 पैरामीटर्स हमारे सामने आते हैं जिनको कि बहुत शानदार तरीके से चेक किया जाता है। मतलब कि एक आता है बेटा तुम्हारे लिए वाटर, दूसरा आता है फूडिंग, तीसरा आता है सैनिटेशन। हाँ ये वही वाले हैं जो हमने 6 पैरामीटर पढ़े थे ना। हाँ शी में SHEFW, वही वाले हैं इसमें मोटे मोटे। तो वाटर, फूडिंग, सैनिटेशन, फ्लोर, मतलब 2 चीजें यहां पर बस नहीं है। एक तो आता है तुम्हारे पास में क्या, कुकिंग फ्यूल, एक आता है फ्लोर, और हमारे पास आखिरी आता है उसको हम लोग बोलते हैं भाई कितना, मतलब एसेट, कितनी पूंजी उनके नाम पर है। ऐसा तो नहीं सारा घर जो है वो मर्दों के नाम पर हो, पुरुषों के नाम पर हो। तो ये हो गया। और सबसे लास्ट में जो हमें आज देखना है वो है 7वां और आखिरी नंबर का, यही हमारा आखिरी सब टॉपिक है आज के लिए, मतलब टॉपिक सब टॉपिक जो भी कह लो। ये है प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड SDI, प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड मतलब क्या है कि भाई देखो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, जो हमारे पास में इंटर जनरेशनल क्लाइमेट है उसको हम कितना मेंटेन करके रखते हैं उस पर बात होती है कि भाई उसको भी जरा एडजस्ट करो। जितने जहां पर मतलब जितना लोग कार्बन इमिट कर रहे होंगे उस उन सब चीजों को यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द कंसर्न्स ऑफ इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी, इट रिफ्लेक्ट्स द कंसर्न्स ऑफ इंटरजेनरेशनल इनइक्वालिटी।
मतलब कि जिन रिसोर्सेस को आज हम बड़े आसानी से उपयोग कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन में मिलेगा कि नहीं। यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के तौर पर एडजस्ट किया जाता है। मतलब ये क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एडजस्टेड टू। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक है अपने पास में क्या, पर कैपिटा CO2 एमिशन। इंडिया का कम है और इंडिया इस पर बहुत इंफेसाइज करता है कि भाई यूएसए और बाकी के डेवलप कंट्रीज इंडिया को बोलते हैं कि भाई कितना ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हो, तो बोलते हैं भाई पोल्यूशन मत देखो, तुम देखो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देखो तुम, और पर कैपिटा इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तो पर कैपिटा चुन्नू भर का आएगा, तुम अपने यहाँ का देखो, उससे कम से कम 20-20, 25, 30-30 गुना ज्यादा कार्बन एमिशन पर कैपिटा लेवल पर तुम्हारे यहाँ पर हो रही है। और यहां पर दूसरा जो है हमारे पास में वो आता है पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट। मतलब जिस भी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, लोहा है, स्टील है या फिर एल्यूमिनियम है, इन सब को या फिर कुछ ऐसे पदार्थ जो कि नॉन डिग्रेडेबल हैं, उन सभी चीजों को अगर तुम देखोगे तो उस पर बोल रहा है कि भाई एक इंसान जो है वो कितना कंज्यूम कर लेता है, ऐसे कितना मटेरियल्स पूरे साल भर में कौन कौन से कितने कितने मटेरियल्स यहां पर ये देख लेता है, कंज्यूम कर लेता है, उसके बेसिस पर हमारा प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड SDI निकलता है। बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या बताता है, ये पूरा बताता है कि इस प्लेनेट पर अब इंसानों के द्वारा कितना बोझ है। जैसा मैंने तुम्हें ये तो कभी बताया नहीं है, लेकिन टू रिक्वायर्स द एवरीवन नीड इन करंट एज इंडिया विल नीड एटलीस्ट ऑफ 1.8 अर्थ। मतलब 1.7 या 1.8 अर्थ चाहिए इंडिया को। एक अर्थ अब यहाँ के इंसानों के लिए छोटा पड़ रहा है, जितना रिसोर्स उसको साल भर में चाहिए वो साल भर में उतना रिसोर्स अब नेचर जनरेट नहीं कर पा रहा है। नेचर को अगर एक साल में उतना जनरेट करना पड़ेगा तो वी वुड बी नीडिंग 1.7 अर्थ या 1.8 अर्थ। तो इसीलिए अब बड़ी दिक्कत की बात आ चुकी है, बट स्टिल वी डू नॉट हैव एनी केयर। अभी दिवाली पर ऑलरेडी दिल्ली में इतनी पोल्यूशन है, लेकिन दिवाली पर तो पटाखे बजाए थे, नए साल पर फिर से पटाखे बजाए गए हैं। तो पीपल आर एक्चुअली नॉट अवेयर एंड दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। तो उस केस में क्लाइमेट पर बहुत बुरा इम्पैक्ट तो पड़ने ही वाला है। तो ओवरऑल यही था अपना पूरा स्ट्रक्चर जो हम बोल सकते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग बेसिकली, अरे कहाँ लिख दिया मैंने सारी चीजें, हाँ इतना ही हमें पढ़ना था। आई थिंक आपको काफी शानदार तरीके से पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अब दुनिया में जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे आप। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कैसा लगा ये लेक्चर, आपको क्या क्या चीजें हैं। और हाँ, मैं तुमसे अगले लेक्चर में जब भी मिलूंगा ना तो क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उन क्वेश्चंस को तुम्हें जवाब भी देना पड़ेगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो याद रखना, इन सवालों के जवाब मैं तुमसे पूछूंगा जो भी आज तुमने पढ़ा है, कि क्या वो अगला तुम्हें याद है भी कि नहीं याद है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।